हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संसद। तो संसद के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए जो वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो या बिहार पुलिस एसआई हो या यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाओ, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक कॉपी और पेन उठा के ये फैक्ट जो है वो नोट करते जाना। और हम समझने का प्रयास करेंगे कि संसद के अंदर कौन कौन सदन होते हैं, राज्यसभा और जो हमारा लोकसभा होता है, तो इनके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कैसे चुने जाते हैं और क्या कार्यप्रणाली है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संसद, यानी हम बात किसकी करेंगे, संसद की। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, हर लाइन पे क्या होता जाएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो बनता जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि संसद जो है वो किससे मिलकर बनती है, तो संसद मिलकर बनती है राष्ट्रपति। संसद जो है वो किनसे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति और आपका निम्न सदन और उच्च सदन। अब बात आती है कि हम निम्न सदन किसे कहते हैं। देखो, पहला तो पॉइंट यही है कि हमारी जो संसद है उसका निर्माण है वो किस के आधार पे, तो संसद जो है वो राष्ट्रपति, निम्न सदन और उच्च सदन से मिलकर बनती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हम निम्न सदन किसे कहते हैं, तो निम्न सदन जो होता है वो आपका क्या होता है, लोकसभा होता है। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। देखो, पहला तो फैक्ट ये हो गया कि हमारा संसद किससे मिलकर बनेगी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि संसद का निर्माण होता है और ऑप्शन आपको मिलेगा ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि निम्न सदन किसे कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा होता है इसको हम क्या कहते हैं, जनता का सदन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जनता का सदन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो सीधे सीधे इसमें बैठते हैं। तो यानी लोकसभा जो है उसको हम क्या कहते हैं, जनता का सदन भी कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। अब हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए और किस आधार पर चुना चाहिए, इनमें सदस्य संख्या क्या होती है। देखो, तो अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो अधिकतम सदस्यों की बात की जाए, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं आपके 552 सदस्य। कितने हो सकते हैं, 552। अगर हम बात करें वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में यहाँ पर सदस्य हैं 545 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इसके अलावा इनमें से चूँकि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर क्या होगा, 543 जो सदस्य हैं ये क्या होते हैं, आपके निर्वाचित होकर आते हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से। और दो जो सदस्य हैं, ये जो दो सदस्य हैं इनका क्या होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन्हें क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है। और इनमें से 543 सदस्य जो हैं वो आपके निर्वाचित होंगे, यानी अलग अलग जो आपके लोकसभा क्षेत्र हैं उनसे चुनकर आएंगे। दो सदस्य क्या है, राष्ट्रपति के पास पावर है मनोनयन करने की, वो क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं लोकसभा के अंदर दो सदस्यों को। अगर हम बात करें राज्यसभा के अंदर, तो देखो राज्यसभा की अगर बात करें, यहाँ पर जो अधिकतम सदस्य संख्या है
अधिकतम अगर सदस्य आपसे पूछे जाएं तो वो कितने हैं, 250। और वर्तमान में सदस्य कितने हैं, वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 245 सदस्य हैं। इन 245 सदस्यों में से आपके जो 12 सदस्य हैं वो क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट एक एक इम्पॉर्टेंट है, आप कॉपी लेकर साथ में रखिएगा, नोट कर लो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेने का भी मैं टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 12 सदस्यों को जब मनोनीत किया जाता है, जो बचे हुए सदस्य हैं यानी 233 सदस्य जो हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये तो थे आपके यानी सदस्यों की संख्या। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर राज्यसभा यानी लोकसभा की, तो लोकसभा जो है वो आपका क्या है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्या है, यानी इसका अब एक फिक्स कार्यकाल है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। किसके, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ये तो इनके सदस्यों का कार्यकाल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अस्थायी सदन की। तो अगर हम बात करें लोकसभा को क्या किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की अनुमति पर, अगर प्रधानमंत्री की परामर्श पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसे क्या किया जा सकता है, लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है अपने कार्यकाल से पहले। जबकि अगर हम बात करें इसकी राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है आपका क्या है, स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है आपका, स्थायी सदन है। यानी कि ये कभी भी क्या किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यानी हर 2 वर्ष बाद क्या होगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या कर लेते हैं, उनका कार्यकाल 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है और वो क्या करते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यानी नए सदस्य जो हैं हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसमें आते रहते हैं और नए सदस्य आते हैं और 1/3 सदस्यों का कार्यकाल जो है वो समाप्त होता रहता है। तो ये कैसा है, ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ये तो थे आपके कोई फैक्ट यानी राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड। अगर हम बात करें इनके सदस्यों की आयु क्या होती है, तो अगर हम बात करते हैं, देखो लोकसभा जो है, तो लोकसभा सदस्यों की अगर आयु की बात की जाए तो इनके आयु की कितनी होती है, 25 वर्ष। यानी जो सीमा है वो कितनी है, मिनिमम यानी कितने होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी आयु कितनी होती है कि जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आयु कितनी है, देखो 5 वर्ष। और जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी, राज्यसभा के, यानी तो राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों की आयु है वो 30 वर्ष है। पॉइंट क्लियर? अगर यहाँ पर हम बात करें कि लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है एवं एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं इन दोनों का कौन चुना जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। यानी लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका अध्यक्ष कौन होता है या अध्यक्ष सभापति जो हैं, तो
राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति को पता है आपको शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं वो कौन होते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पर जो है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो आपका आंसर क्या होगा? उपाध्यक्ष। अगर ये पूछा जाए उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है, तो वो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर है पॉइंट? देखो अब हम अगर बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 108 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर है, राष्ट्रपति को ये शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों का या कि संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक जो है वो बुलाने की पावर किसको है? राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 108 के तहत। क्लियर है? इसके अलावा जो एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 79, अगर आर्टिकल 79 की बात की, इसमें क्या है? संसद के गठन के बारे में दिया गया है, यानी संसद का गठन किसके तहत होता है? आर्टिकल 79 के तहत होता है। यानी 79 के तहत क्या किया जाता है? संसद का गठन किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अच्छा, जब लोकसभा में क्या होता है कि जैसे कि सदस्य चुनकर पहली बार आते हैं तो अध्यक्ष बनने से पूर्व क्या करते हैं, यानी इनका अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? तो राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर चुन देते हैं, और वो प्रोटेम स्पीकर जब तक रहता है कि जब तक कि यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना चुन लिए जाएं। उसका काम ही यही होता है कि वो अध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव संपन्न कराता है। अध्यक्ष चुनने के बाद उनमें से क्या हो जाएगा? वो उन्हें प्रोटेम स्पीकर का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, वहीं से अब अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष की क्या क्या कार्य हैं, वो काम क्या करता है, हम उसको भी समझ लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं, हम देखते हैं कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके कार्य क्या क्या हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके कार्य क्या होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, अब हम इनके कार्यों पे चर्चा करते हैं। देखो तो कार्यों की अगर बात की जाए तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है? संसद यानी लोकसभा जो निम्न सदन है उसके अगर मान के चलो राष्ट्रपति ने 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत अगर संयुक्त बैठक बुला दी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा के अंदर जब बैठक सत्र चलता है तो उसकी अध्यक्षता करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है? मान के चलो कि अब सदस्य जो हैं वो 545 सदस्य हैं, उसमें से मान 400 या 500 प्रेजेंट हैं सदस्य, तो उसमें से जब बहस चलती है तो पहले कौन बोलेगा और बाद में कौन बोलेगा, यानी क्रम निर्धारण करने की जो पावर है वो कौन डिसाइड करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों का बैठक के दौरान जब सत्र चलेगा तो जो भाषण होते हैं, नहीं भाषण का क्या करेंगे? ये क्रम निर्धारण करेंगे, भाषण का क्रम। ठीक है, कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेंगे कि पहले कौन बोलेगा और कौन किसके बाद, यानी किस तरीके से बोलेगा। ये निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर है? यानी लोकसभा स्पीकर को। क्लियर पॉइंट? इसके अलावा
लोकसभा स्पीकर को ये पॉइंट है कि भाषण की अवधि यानी कितने समय तक वो बोलेंगे। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं कि बोलना शुरू कर दिया तो आराम से 2-3 घंटे तक बोलते रहे, ऐसा नहीं है। इसकी अवधि जो है यानी लोकसभा के जो भाषण की अवधि है वो डिसाइड कौन करेंगे, लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कौन कितनी देर तक बोलेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि लोकसभा के स्पीकर कौन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। वर्तमान में जो स्पीकर हैं वो कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला जो है वो वर्तमान में क्या है, लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, इफेक्चुअल पॉइंट है, याद रखना है इसको। क्या होता है कई बार पॉइंट जो है वो छूट जाते हैं। अब भाषण की अवधि डिसाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, कई बार पॉइंट ऐसा आता है कि मान के चलो किसी भी विधेयक, कोई बिल पास हुआ। अब जब बिल पास होता है तो उस पर क्या है कि लोकसभा के अंदर बराबर मत हो गए, यानी किसी भी बिल पर 50% सहमत हैं और 50% उससे असहमति दिखा रहे हैं। ऐसा अगर सिचुएशन आ जाती है तो उस समय जो लोकसभा स्पीकर हैं, यानी स्पीकर का क्या हुआ, स्पीकर का को निर्णायक मताधिकार है। यानी उस दौरान स्पीकर ही डिसाइड करेंगे। अगर स्पीकर उसको क्या करेंगे, देखो किसी भी बिल पर अगर 50% जो सदस्य हैं वो सहमत हैं और 50% असहमत हैं तो उस दौरान जो निर्णय लेने की शक्ति है वो निर्णायक मताधिकार किसका माना जाएगा, लोकसभा स्पीकर का। अगर उन्होंने उस पर सहमति जता दी तो वो बिल पास हो जाएगा, अदरवाइज उस पर वो चाहें तो असहमति भी दिखा सकते हैं। अगर वो असहमत हो जाएंगे तो वो बिल पास जो है नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये तो है यानी निर्णायक मत देने का अधिकार। इसके अलावा अगर कोई धन विधेयक है, धन विधेयक, कोई विधेयक है और वो धन विधेयक है तो धन विधेयक निर्धारण करने की पावर भी किसको है, लोकसभा स्पीकर को है। धन विधेयक निर्धारण करना। और धन विधेयक आर्टिकल कितने में आता है, ये आता है आर्टिकल 110 यानी 110 के तहत। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी जो धन विधेयक है तो हमने आपको पीछे पढ़ाया था, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी उनसे पहले अनुमति लेनी पड़ती है। और वो कितने के तहत होता है, हमने आपको बताया था वहाँ आर्टिकल 117 का ए, 117 के ए के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, तब ये धन विधेयक क्या होता है, पास कर दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट। अब अगर हम बात करें, ये तो थे आपके यानी लोकसभा अध्यक्ष के से रिलेटेड कुछ फैक्ट, उनके कार्य और उनकी क्या क्या शक्तियां थी वो। अब अगर हम बात करें कि लोकसभा के अंदर सीटों का कुछ आरक्षण भी होता है, तो लोकसभा के अंदर अगर हम सीटों की बात करें आरक्षण की, तो यहाँ पर क्या है, जो SC ST के लिए यहाँ पर सीटों का कुछ क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। तो पहले जो आरक्षण था वो कितना था, यानी SC एवं ST के लिए जो सीटें आरक्षित की गई तो वो थी 79 एवं 40 यानी SC के लिए जो थी आपके जो दलित वर्ग थे उनके लिए कितनी सीटें थी, यानी 79 सीट। और ST जो अनुसूचित जनजातियां थे उनके लिए 40 सीटों के लिए क्या कि रिजर्व कैटेगरी रखी गई, यानी आरक्षित सीटें हैं। परंतु वर्तमान समय में ये सीटें कितनी हैं, 84 और एवं कितनी हैं, 47। वर्तमान समय में कितनी सीटें हैं, 84 और 47 सीटें हैं अभी वर्तमान समय में। ये आरक्षित सीटें हैं, SC के लिए 84 और ST के लिए कितनी है, 47 सीटें। इसके अलावा एग्जाम में कई बार हमने अपने देखा होगा कि जो मताधिकार की उम्र थी वो कितनी थी, पहले हमारे जो मताधिकार की एज हुआ करती थी, वोट देने का जो अधिकार था, मताधिकार की उम्र जो थी वो कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष हुआ करती थी। परंतु क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था आपका, हाँ 1989 में यानी 1989 में यहाँ पर क्या हुआ, जो मताधिकार था यानी वोट देने का जो अधिकार था, मताधिकार
की उम्र जो है वो क्या कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से कम करके उसे कितना कर दिया गया, से कम करके 18 वर्ष किया गया, 18 वर्ष किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की उम्र थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई, तो आपका क्या हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। या 61वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1989। ये फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 61वां संविधान संशोधन संबंधित है तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि मताधिकार की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई। क्लियर है पॉइंट। तो अगर पॉइंट आता है कि 61वां संविधान संशोधन यानी 1989 के तहत क्या किया गया कि मताधिकार की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यदि कोई भी सदस्य लोकसभा के अंदर, कोई भी सदस्य, संसद के अंदर कोई भी सदस्य है, कोई भी सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के क्या करता, 60 दिन तक यानी लगातार अनुपस्थित रहता है, सत्र के दौरान भाग नहीं लेता है, तो क्या कर दिया जाएगा, उसका पद जो है वो रिक्त कर दिया जाएगा। कोई भी जो सदस्य है अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो कोई ऐसा लोकसभा सदस्य है वो 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आ गया, यानी कि जैसे अभी क्या हुआ था, राहुल गांधी थे, उन्होंने अमेठी से भी किया था और वायनाड से भी, हालांकि वो अमेठी से हार गए। अगर वो अमेठी और वायनाड दोनों से जीत जाते तो उन्हें क्या करना पड़ता, 10 दिन के अंदर यानी विदिन 10 डेज में एक सीट को छोड़ना पड़ता है। अगर कोई भी लोकसभा सदस्य ऐसा है, कोई लोकसभा सदस्य 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आ जाता है, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आता है, ये शर्त आ जाती है कि मान के चलो कोई ऐसा लोकसभा सदस्य है जो 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आ गया, तो इस दिन में क्या करना पड़ेगा, उसको 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 10 दिन के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा, एक सीट छोड़नी पड़ेगी। क्लियर है। एक सीट उसे क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। अब यानी कि अगर कोई लोकसभा सदस्य 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आया तो उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। वो अपनी इच्छा है कि कौन सी सीट उसे छोड़ना है और कौन सी सीट उसको बनाकर रखना है, वो उसकी इच्छा अनुसार होगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोकसभा यानी संसद का निर्माण कैसे हुआ, उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या हुआ, संसद का निर्माण हुआ। हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से उनका स्पीकर होता है, कौन कौन उनका सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इसके अलावा हमने समझा कि यहाँ पर कितने अधिकतम सीमा होती है, कब मताधिकार की उम्र, जो भी फैक्चुअल पॉइंट थे, जो भी हमें आए, वो हमने सारे के सारे यहाँ पर पॉइंट आपको करवाए हैं। तो आई होप ये वाला जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। हालांकि वीडियो सभी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे और मेरा ये इच्छा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं या जो भी आपके भाई बंधु हैं जो दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस, SI या SSC, रेलवे और जो NTPC एग्जाम RS की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को उन्हें शेयर करें ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और अगर चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो उतना ही पढ़ाने में हमें और मज़ा आएगा और हम आपकी तैयारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। यहाँ पर जनरल स्टडी का जो पार्ट है वो आपका पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएँ कि ये क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Thank you for watching this video. Have a nice day.